नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात में पीएम मोदी का मेगा शो, रोड शो समेत कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कंस के वंशज वाले बयान पर घिर गए अरविंद केजरीवाल, भाजपा ने किया पलटवार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को कंस कहा और उनसे वोट भी मांग रहे हैं, उनके जैसा झूठा नहीं देखा, भड़के गुजरात बीजेपी चीफ। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में हैट्रिक के लिए बीजेपी ने बनाया खास प्लान, 144 सीटों पर है नजर। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, आरजेडी के सम्मेलन में भारी बवाल, मीटिंग को बीच में छोड़कर निकले तेज प्रताप, श्याम रजक पर लगाया गाली देने का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात में पीएम मोदी का मेगा रोड शो समेत कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां वो 14,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही विभिन्न जनसभाओं में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी शाम को गुजरात पहुंचेंगे और मेहसाणा जिले के मोढेरा गाँव में करीब 3,900 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। मोढेरा को 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला गांव भी घोषित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कंस के वंशज बयान देकर घिरे केजरीवाल, भाजपा ने कर दिया पलटवार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात में यादव समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा की बिहार इकाई के प्रवक्ता निखिल आनंद ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख से नस्लवादी बयान वापस लेने की भी मांग की। आनंद ने यहां एक बयान जारी कर केजरीवाल के कथित बयानों की निंदा की, जिनमें उन्होंने जन्माष्टमी पर पैदा होने की बात कही थी और भगवान कृष्ण की तरह कंस के वंशजों को हराने का संकल्प लिया था। आनंद ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिर्फ इसीलिए उनका जन्म जन्माष्टमी पर हुआ। केजरीवाल सोचते हैं कि वो अपनी तुलना भगवान कृष्ण के साथ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने कंस को उसके पापों के लिए दंडित किया था, लेकिन कभी भी मथुरा के राजा के पूरे वंश का सफाया करने की कोशिश नहीं की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को कंस कहा और उनसे वोट भी मांग रहे हैं, उनके जैसा झूठा नहीं देखा, भड़के गुजरात बीजेपी चीफ। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की सक्रियता भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस बीच शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा में एक रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था और भगवान ने कंस के वंशजों को खत्म करने का उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा है। उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क गई और केजरीवाल पर पलटवार किया है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को कंस कहा और उनसे वोट भी मांगा, उनके जैसा झूठा नहीं देखा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा हमने कभी नहीं देखा, सीएम होते हुए भी झूठ फैलाते हैं। उन्होंने गुजरात के लोगों को कंस कहा और फिर उनसे वोट मांग रहे हैं, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में हैट्रिक के लिए बीजेपी का खास प्लान तैयार, 144 सीटों पर है भाजपा की नजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार केंद्र की सत्ता पर काबिज हो चुकी है और तीसरी बार के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां इस बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में होगी, वहीं विपक्षी दल उसे रोकने के लिए अपना प्लान तैयार करने में लगे हैं। बीजेपी को इस बार कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी की खासियत ये है कि चुनावी रणनीति बनाकर अपने मिशन को फतह कर लेती है और उनके रणनीतिकार इस कार्य में लग भी गए हैं। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीती थी और उसने उत्तर भारत के कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया था और इसमें सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में थी, जहां पर बीजेपी ने 80 में से 64 सांसद जीत कर आए थे। लेकिन अब 2024 के चुनाव में उसके सामने न केवल इससे ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है, बल्कि अन्य राज्यों में नई सीट शामिल करने का भी प्लान है और पार्टी ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने लोकसभा प्रवास अभियान शुरू किया है। इनमें 144 लोकसभा सीटों की पहचान की गई है, जिनकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई है। बीजेपी ने इन सीटों को इस आधार पर चुना है कि इस पर मेहनत की जाए तो ये उसके
खाते में आ जाएंगी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से 300 प्लस के आंकड़े एक साथ 24 में सरकार बनाएंगे पीएम मोदी? रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी के सम्मेलन में भारी बवाल, मीटिंग को बीच में छोड़कर निकले तेज प्रताप यादव, श्याम रजक पर लगाया गाली देने का आरोप। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और खबर है कि बैठक के बीच में ही गुस्से से तमतमाते हुए तेज प्रताप यादव वहां से रुखसत हो गए। तेज प्रताप यादव ने पार्टी नेता श्याम रजक पर अपनी बहन मीसा भारती को गाली देने का आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव का कहना है कि श्याम रजक ने उनकी बहन मीसा भारती को गाली दी है जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया। वहीं इस पूरे प्रसंग का दूसरा पहलू भी निकलकर सामने आ रहा है कि श्याम रजक बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते तेज प्रताप यादव से तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी मिजोरम में 40 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, 2023 में होने हैं राज्य में इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें भाजपा ने पूर्वोत्तर में पैठ बनाने की पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। कई राज्यों में सरकार बनने के बाद वो लगातार गैर हिंदी भाषाई राज्यों में मजबूती पर फोकस कर रही है। मिजोरम में बीजेपी ने अगले विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी विधानसभा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मिजोरम में बीजेपी अध्यक्ष ने आइजॉल में बताया कि राज्य विधानसभा की सभी 40 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, इसी ने अगले आदेश तक फ्रीज किया शिवसेना नाम और धनुष बाण का निशान। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और सिंबल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में से किसी को भी शिवसेना के लिए आरक्षित धनुष और तीर के चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दोनों गुटों को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक अपने अपने चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग में पेश करने होंगे और दोनों पक्ष फ्री सिंबल्स में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर इनमें से चुन सकेंगे। आयोग ने अपने फरमान में दोनों धड़ों को ये छूट जरूर दी है कि दोनों अपने नाम के साथ चाहें तो सेना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आयोग ने पास नाम और फ्री सिंबल्स में से 3 विकल्प प्राथमिकता के आधार पर बता नहीं होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जमीन के बदले नौकरी का मामला, तेजस्वी यादव के निजी सचिव से सीबीआई ने की पूछताछ। चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी का भी नाम शामिल। जी हाँ दोस्तों सीबीआई ने शनिवार को भूमि के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सचिव से पूछताछ की और इसको लेकर न्यूज एजेंसी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई द्वारा आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटी मीसा भारती को रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरोपी बनाए जाने के एक दिन बाद ये पूछताछ हुई है। बता दें कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव का नाम संजय यादव है, जिन्हें शनिवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 9वीं पास को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, तेजस्वी लालू के बेटे हैं इसीलिए मुख्यमंत्री हैं, पीके का बयान। जी हाँ दोस्तों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पद यात्रा पर हैं और इस दौरान वो गांव-गांव जाकर जमीन से जुड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी का लड़का 9वीं पास है और वो उप मुख्यमंत्री है। अगर आपका बच्चा 9वीं पास होगा तो क्या उसे चपरासी की भी नौकरी मिलेगी? साथ ही उन्होंने पलायन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि 6 महीने से 1 साल के भीतर वैसे सभी युवाओं को बिहार वापस लाने का प्रयास करेंगे जो रोजगार के अभाव में परिवार से दूर रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली मुंबई में काम करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जन सुराज पदयात्रा के 6ठे दिन शुक्रवार को प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण जिले के जमुनिया से चलकर डुमरावपुर पहुंचे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आयोग ने केंद्र को नए सिरे से भेजा प्रस्ताव, कहा एक व्यक्ति एक सीट के आधार पर हो चुनाव। जी हाँ दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्र सरकार को चुनाव में एक व्यक्ति एक सीट का नियम लागू करने का प्रस्ताव नए सिरे से भेजा है। इसके पहले 2004 में यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। चुनाव में एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव करना होगा। दोस्तों वर्तमान में जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 33(7) में मौजूद नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। आयोग ने 2004 में पहली बार केंद्र सरकार को एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव भेजते हुए तर्क दिया था और अगर एक व्यक्ति 2 सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से जीतने के बाद एक सीट खाली करता है तो उपचुनाव कराने में
फिर खर्चाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला। 1962 में नेहरू ने असम को कह दिया था बाय, भूल गए थे पूर्वोत्तर। जी हाँ दोस्तों, असम पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये कांग्रेसी जहां पर भी बैठे हैं वो सुन लें, जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई थी तब बाय बाय असम कह दिया था। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए थे कि पूर्वोत्तर में भी कोई राज्य है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र यूपी के आकार का 3 गुना है और ये अलगाववादी और विद्रोही आंदोलन से भरा था। मोदी ने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ काम किया। कांग्रेस तोड़ने की प्रक्रिया देखती रही, मूक दर्शक बनी रही। मोदी ने भारत को तोड़ने की प्रक्रिया रोककर भारत को जोड़ने का काम किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि साध्वी उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज के एक्शन की तारीफ। कहा, नशे के अवैध व्यापार को ध्वस्त करना अभिनंदनीय। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेत्री पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर खासी मेहरबान हैं। उनके आश्वासन पर कई बार शराबबंदी का अपना आंदोलन वो छोड़ चुकी हैं और पिछले दिनों सरकार के साथ नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिवराज के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। इसके बाद 7 नवंबर तक शराब नीति में परिवर्तन न होने पर टेंट कुटी में रहने की घोषणा भी कर डाली है। अब शिवराज के निर्देश पर जब पुलिस ने हुक्का लाउंज सहित नशे के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो वो फिर गदगद हो गई। दोस्तों, करते हैं कांग्रेस नेता और विधायक हर्षद रावड़िया भाजपा में शामिल हो गए। पाटीदार समुदाय के नेता रावड़िया ने 2 दिन पहले ही गुजरात विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें भाजपा के राज्य मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह में पार्टी में शामिल कर लिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में लगे हिंदू विरोधी केजरीवाल के काले होर्डिंग्स और पोस्टर सोशल मीडिया पर भी हो रही है किरकिरी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में दिल्ली के हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काले पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स पर गुजराती में लिखे हैं कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। इसके साथ ये भी लिखा है कि मैं ब्रह्म, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता हूँ। इन होर्डिंग्स और पोस्टरों में केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने दिखाया गया है। इन होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने के साथ ही शनिवार को दिल्ली के सीएम के गुजरात के वडोदरा पहुंचते ही केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगे। हिंदू विरोधी केजरीवाल के करीबी मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के एक दिन पहले ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दिए गए बयान के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। गौतम की सभा में लोगों से शपथ दिलाई गई कि मैं कभी भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं कभी भी राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति और किसी अन्य भगवान का पालन नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के भाषण आम आदमी पार्टी के मंत्री ने दिया है और इस सबसे सोशल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की फसीहत हो रही है। लोग ट्विटर पर पोस्ट और होर्डिंग्स की तस्वीरों और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। कहा, बिना भाषण दिए भारत को जोड़ रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने का प्रयास हो रहा था और कांग्रेस मूक दर्शक बनकर इसे चुपचाप देख रही थी। राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए शाह ने आगे कहा कि बिना कोई भाषण दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को तोड़ने की इस प्रक्रिया को रोककर भारत को जोड़ने का काम किया है। असम के खानपारा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों को भारत को जोड़ना है उनके लिए उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति और विकास एक उदाहरण है कि कैसे बिना कोई भाषण दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस पर पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद, अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की ओर धकेलने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसी जहां पर भी बैठे हैं वो सुन ले, जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ लड़ाई के समय 1962 में कह दिया था कि बाय बाय असम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज़ है और इधर भी हमारे महत्व के प्रदेश हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि यहाँ पर जिस प्रकार का अलगाववाद पैदा हो गया था, प्रधानमंत्री मोदी बिना कोई भाषण दिए उसमें परिवर्तन लेकर आए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कांग्रेस मूक दर्शक बनकर इसे चुपचाप देखती रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संतों की पीएम मोदी से मांग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड समेत 3 चीजें हो जाएं खत्म। जी हाँ दोस्तों, देश के संत समाज ने सरकार से अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड और फिल्म सेंसर बोर्ड को खत्म करने की भी मांग की है। साथ ही बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का सम्मान रखने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद कहा है। शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में दिन भर चली संतों की इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्च की भूमिका, हिंदू धर्माचारों की छवि,
खराब करने के षड्यंत्र, धर्मांतरण, लव जिहाद, जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार सहित सनातन धर्म से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन के महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के साथ साथ जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाकर हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद कहा गया। और ये समिति विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद, हिंदू धर्मचारों और हिंदू धर्म की 127 से भी अधिक संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोढेरा बनेगा देश का पहला सोलर विलेज, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट। ये आपको बता दे खूबियां। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रविवार को हैं और पीएम मोदी 9 से 11 अक्टूबर के बीच अपने गृह राज्य गुजरात में होंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान ही मेहसाना जिले का मोढेरा गांव देश का पहला सोलर विलेज बनेगा। दोस्तों आपको बता दें कि देश का पहला सोलर विलेज घोषित हो जाएगा मोढेरा। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मेहसाना जिले के मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर विलेज घोषित करेंगे और ये 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव होगा और अपनी तरह की ये पहली परियोजना है जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ ऊर्जा के दृष्टिकोण को साकार करती है। मोढेरा सूर्य मंदिर भी यहाँ पर स्थित है और प्रधानमंत्री यहाँ 2 मंदिरों में पूजा अर्चना भी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला, सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी संजय यादव को पूछताछ के लिए कर दिया तलब। जी हाँ दोस्तों, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी संजय यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में 14 अन्य को आरोपी बनाया है। बता दें कि सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों के मुताबिक लालू यादव की बेटी मीसा भारती और रेलवे के एक पूर्व महाप्रबंधक को भी हाल ही में सीबीआई की एक विशेष अदालत में पेश की गई चार्जशीट में बतौर आरोपी शामिल किया गया है। यह मामला वर्ष 2004 से 9 के बीच यूपीए एक सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। सीबीआई ने इसी साल 18 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में लालू यादव समेत उनके परिवार के 4 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 को रेलवे में कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले में संभावित प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार पर सीएम शिवराज का सीधा हमला, अधिकारियों से कहा करप्शन करने वालों को छांट लें, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब तक लोग सोकर उठते हैं और अपने हर रोज की दिनचर्या की पहली शुरुआत चाय पीकर करते हैं, तब तक प्रदेश के मुखिया कई बार 2 से 3 महत्वपूर्ण बैठक भी ले लिया करते हैं। यही नहीं, सुबह सुबह वो कई बार सख्त कार्रवाई के कई आदेश भी दे दिया करते हैं। इसके साथ ही प्रदेश की जनता को कई बार संदेश देते भी दिखाई पड़ते हैं। इन सब के बीच शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और उस बैठक में उन्होंने साफ साफ अधिकारियों को ये समझाइश दी है कि किसी भी करप्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं डीजीपी, सारे आईजी, एसपी और कलेक्टर्स को कह रहा हूं कि करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस है। अपने भी लोग छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। कल इंदौर में शिकायत मिली, ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करे, तत्काल कार्रवाई करें और हम इसीलिए नहीं बैठे हैं कि कोई डरा धमकाकर गैर कानूनी काम करे। आप ऐसे सूची बना लीजिए, एडीजी का काम है, मुझे रिपोर्ट कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के छापे भी पड़ेंगे। ये सूची बनाना चाहिए और हमारे पास इंफॉर्मेशन आना चाहिए। जो गड़बड़ करते पाया जाएगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अधिकारियों को सख्त चेतावनी यहाँ पर दे दी है शिवराज सिंह चौहान ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चिढ़ाया, कहा सीमा लांघ रहे हैं आप। इस आदत के लिए कई नेताओं से खा चुके हैं डांट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। एलजी ने 6 प्रश्नों के इस लेटर में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी उनके खिलाफ झूठे और व्यक्तिगत आरोप लगाकर मर्यादा लांघ रहे हैं। एलजी ने कहा कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और बदले में उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। एलजी ने इस लेटर में केजरीवाल को ये भी याद दिलाया है कि कैसे उन्होंने नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे लोगों से माफ़ी मांगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कब से चलेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, देश में पहली बुलेट ट्रेन कब से चलेगी, बुलेट ट्रेन कैसी होगी, रफ्तार कितनी होगी, किराया कितना होगा, ये सवाल पिछले काफ़ी समय से लोगों के मन में रहते हैं। फिलहाल इनमें से एक सवाल का जवाब बड़े ऐलान के रूप में हुआ है और वो सवाल है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन कब से चलेगी। रेल मंत्री ने इसका ऐलान किया है और बताया है कि आखिर कब से बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ना शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अहमदाबाद के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने
ने बुलेट ट्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बुलेट ट्रेन 2026 में चलेगी। फिलहाल अभी इसके 92 पिलर बनकर तैयार किए गए हैं। इसके लिए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अडानी का राहुल करते हैं विरोध, राजस्थान में गहलोत ने किया स्वागत। जी दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अक्सर अडानी को लेकर हमलावर रही है। दूसरी ओर राजस्थान में गौतम अडानी के साथ अशोक गहलोत के फोटो सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। प्रेस वार्ता में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि हमें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन किसी एक या दो के लिए सरकार मोनोपोली करे और एक तरफा पॉलिसी बनाकर लाभ देने के लिए हमारा विरोध है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिजर्व बैंक ने किया ऐलान, देश का पहला डिजिटल मुद्रा ई-रुपया जल्द हो जाएगा लॉन्च। जी दोस्तों, संकल्पना टिप्पणी में डिजिटल मुद्रा की प्रौद्योगिकी और डिजिटल डिजाइन विकल्प, डिजिटल रुपए के संभावित उपयोग और डिजिटल मुद्रा को जारी करने की व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है और जल्द ही ई-रुपया लॉन्च हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री के गृहनगर में भिड़े शिवसेना के दोनों गुट। शिवसेना शाखा पर कब्जे को लेकर हुआ विवाद। आपको बता दें, शाखाओं पर कब्जे को लेकर दो फाड़ हुई शिवसेना के दोनों गुटों में भिड़ंत जारी है। शुक्रवार को भी इसी तरह के विवाद में सैकड़ों शिवसैनिक ठाणे के कुंभारवाड़ा इलाके में आमने सामने आ गए, लेकिन बड़ी संख्या पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने हालत संभाल लिया और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा नहीं बनूंगा रिमोट कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों उनके समर्थन के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और अभी वो गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं अगर अध्यक्ष बना तो रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं बनूंगा। रुक करते हैं, इन दिनों के लिए गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर गुजरात का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में 712 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में एक नया छात्रावास भवन और उपचार सुविधाएं और किडनी रोग संस्था की 850 बेड की नई सुविधा और अहमदाबाद में अनुसंधान केंद्र शामिल है। दोस्तों, बता दें कि पीएम मोदी 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एनसीबी की टीम ने 10 किलो मेफेड्रोन की जब्त, एक को किया गिरफ्तार। जी दोस्तों, गुजरात में एनसीबी ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी की टीम ने जामनगर से 10 किलो मेफेड्रोन जब्त किया है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मुंबई और गुजरात से 120 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 60 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त कर ली है और इस मामले में एयर इंडिया के एक पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीसीबी के उप महानिदेशक संजय सिंह ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुजरात के जामनगर में नौसेना खुफिया इकाई को मिली एक विशिष्ट जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उसमें रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ेगी 24 का चुनाव, पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले से होगा कार्यकाल विस्तार। जी दोस्तों, पीएम मोदी के विश्वस्त जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही भाजपा अगली यानी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले वर्ष 20 जनवरी को खत्म हो रहा है और इससे पहले संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा देगा। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और ये लगातार 2 बार हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात और खुद नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल मार्च अप्रैल में कर्नाटक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से पार्टी नेतृत्व का ये मन बन चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव टालकर नड्डा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का विस्तार दे दिया जाए, ताकि पार्टी बिना भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को जमीन पर उतार सके।